नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म एजुकेशन लेक्चर। देखिए आज हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3। क्या नाम है चैप्टर का? आपका विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का 160 मिनट में देखने वाला है, क्योंकि इसके पहले हम आपको बारीकी से समझा करके पढ़ा रखे थे। अब बारी आपका 200 रिवीजन की है। तो आइए फटाफट शुरुआत करते हैं। आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, रोज इसी प्रकार से मेहनत कीजिए प्यारे बच्चों। जितना भी हम आपको टॉपिक करवा देंगे क्लास से रिलेटेड पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और साथ में चैनल पर पहले बार जुड़े हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए प्यारे बच्चों। और आइए फटाफट शुरुआत करते हैं, ठीक है। एक बार कंफर्म कर दीजिए वॉइस वगैरह ठीक ठाक जा रहा है। और जो विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, ठीक है, तो मैं उसके लिए नंबर लिख दे रहा हूँ। इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करके जुड़ जाना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लो, क्योंकि इससे आपका फायदा यह है कि आपको हर एक सब्जेक्ट की प्रॉपर तैयारी होगी और हर एक सब्जेक्ट में आपको टारगेट होना चाहिए 100, ठीक है। हर सब्जेक्ट में आपको 100 में 100 टारगेट लेकर के चलना है, तभी आप लोग बोर्ड एग्जाम में आप लोग टॉपर बन सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर आपका क्या कहा जा रहा है, ठीक है। यहाँ से देखिए आपका शुरुआत करते हैं चैप्टर का। देखिए और यहाँ से जो विद्यार्थी पीडीएफ नोट्स नहीं लिए जरूर से और सब्जेक्ट का ले लीजिएगा। अगर आपको टॉपर बनना है, बेहतर करना है, तो जरूर ले लेना है, क्योंकि इसमें आपको पूरा सब्जेक्ट का मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। आइए शुरुआत करते हैं फटाफट से। देखो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, देखो इस प्रकार से आपका पूरा चैप्टर एक बार में यहाँ हम लोग खत्म कर देंगे, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है? विद्युत रसायन है, ठीक है। विद्युत रसायन चैप्टर है, तो आराम से देखिए विद्युत रसायन एक बार में आपका क्लियर हो जाएगा। पहले देख लीजिए क्या है परिभाषा। देखो भौतिक रसायन की भाषा का जिसके अंतर्गत विद्युत रासायनिक यानी कि विद्युत रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती है उससे रिलेटेड क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। इसी को विद्युत रासायनिक कहा जाता है। देखो यानी कि विद्युत रासायनिक संबंधित अध्ययन किया जाता है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया जो होता है उससे रिलेटेड उनके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है बताइए? विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है, ठीक है। ये चैप्टर खत्म हो गया, लेकिन इंग्लिश मीडियम के लिए भी लेकर आया ताकि आपका क्लियर हो जाए, ठीक है प्यारे बच्चों। ये आपका देख लो, यहाँ से याद रखना है, यह भौतिक रसायन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत क्या है, जिसके अंतर्गत आपका रासायनिक अभिक्रियाओं तथा उनके प्रभावों का अनुभव किया जाता है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। इस बात को जरूर याद रखना, ठीक है। इसमें जितना भी अभिक्रिया होगा उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो प्यारे कहा जा रहा है वैद्युत अपघटन, देखो वैद्युत अपघटन क्या है यहाँ पर क्वेश्चन कहा जा रहा है। तो वैद्युत अपघटन जो होता है यौगिक जो पिघली हुई अवस्था है, ये जलीय विलीन की अवस्था में विद्युत के सुचालक हो। देखो पिघली या जलीय अवस्था यानी कि पिघली अवस्था है या जलीय अवस्था है, अगर वो विद्युत का सुचालक है प्यारे बच्चों, तो आपका वैद्युत अपघट्य कहलाएगा। यानी कि वैद्युत अपघट्य का परिभाषा होगा वो होगा जो जलीय या तो क्या हो, जलीय अवस्था हो या पिघली अवस्था हो, दोनों एक ही होता है। उसमें विद्युत का सुचालक होगा वो आपका वैद्युत अपघट्य होगा। जैसे ऐसे पदार्थ में जाल डालने पर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर आयनों में टूट जाते हैं। देखो विद्युत धारा में क्या होता है कि वह इलेक्ट्रॉनों में प्रवाह होता है, लेकिन यहाँ पर आयनों में प्रवाह होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है विद्युत अपघटन में आयन में प्रवाह होता है, आयनों में क्या होता है, इसमें बहता है, ठीक है। और इसके पहले क्या होता है, विद्युत धारा में जो होता है आपको अलग चीज से बहता है, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉनों वगैरह, लेकिन इसमें जो है आपको क्या आयनों में प्रवाहित होता है। जैसे देखो सोडियम क्लोराइड हो गया, आयनों का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ पर देखो KCl, यहाँ पर H2SO4, देखो सोडियम क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पोटेशियम क्लोराइड हाइड्रो, और यहाँ पर आपका सल्फेट हो जाएगा, ठीक है, हाइड्रो। चलिए बहुत बढ़िया, सल्फ्यूरिक एसिड। चलिए आइए प्यारे बच्चों, मेरा नाम लीजिए RS रॉकी। चलिए आपका नाम ले लिए। थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाएगा, थोड़ा हो जाएगा बाद में, ठीक है प्यारे। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर आपका क्या कहा जा रहा है, वैद्युत अपघट्य के प्रकार। देखो वैद्युत अपघट्य के जो प्रकार है कितने प्रकार है, वे पदार्थ जिनका वैद्युत अपघटन किया जा रहा पदार्थ होता है अपने आयनों में टूट जाए उसे प्रबल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रबल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। जिसका विद्युत अपघटन किया जाता है तो पूर्णतः अपने आयनों में टूट जाता है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत अपघट्य कहेंगे या सबल वैद्युत अपघट्य। देखो विद्युत अपघट्य जो है दो प्रकार का होता है, एक सबल वैद्युत अपघट्य होता है, एक दुर्बल होता है। सबल में क्या होता है, ये अपने आयनों में पूर्णतः टूट जाता है, यानी कि सबल जो होगा, सबल का मतलब तेज होता है, जैसे प्रबल भी कहते हैं। जैसे सबल जो होता है, सबल तेज होता है, जैसे इसे हम प्रबल भी कहते हैं। तो क्या होता है, प्रबल आयनों में टूटता है, यानी कि प्रबल का मतलब मजबूत आयनों में, यानी कि मजबूत आयनों का मतलब ये तेज होते हैं, ठीक है। ये वैद्युत अपघटन कहता है तो पूर्णतः अपने आयनों में टूट जाता है, इसे हम लोग प्रबल वैद्युत अपघट्य कहेंगे। जैसे सोडियम क्लोराइड, यहाँ पर क्या हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और KCl H2SO4, ये सब जो होता है अपने आयनों में पूर्णतः टूटता है, अंशतः नहीं पूर्णतः टूट जाता है, तो इसी को हम लोग कहेंगे, ठीक है। चलो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया, ये वाला क्लियर, प्रबल वैद्युत अपघट्य।
दुर्बल जो होता है आंशिक रूप से टूटेगा, यानी कि वे पदार्थ जिनका अपघटन किया जाए, वैद्युत अपघटन किया जाए, वह दुर्बल रूप से टूटता है। क्या रूपता है टूटा है? दुर्बल, यानी कि आंशिक रूप से टूटता है। दुर्बल मतलब कि एकदम कमजोर की तरह टूटता है, आंशिक माने पूरा नहीं टूटता है। वे वैद्युत अपघटन जिनका वैद्युत अपघटन किया जाता है तो आंशिक रूप से अपने आयनों में टूटता है। आंशिक मतलब कुछ कुछ टूटता है, पूरा नहीं टूटता है। और सबल में क्या होता है? सबल में आपका पूरा आयनों में टूटता है। सबल में क्या होता है? सबल जो होता है आपका प्रबल होता है, जो कि पूरा आयनों में टूटता है और इसमें कुछ कुछ टूटता है, कुछ कुछ रह जाता है, यानी कि दुर्बल का काम करता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हो CH3, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है? इसी का एग्जाम्पल है। ये सब आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है प्यारे बच्चों। एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा आपको कर लेना है, क्योंकि सबल दुर्बल आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन 2022 में ही पूछा गया है। कहना है चलो एकदम प्यारे, एकदम कर लीजिएगा एक एक क्वेश्चन को। आ जाओ नेक्स्ट, क्या कहा जा रहा है? नेक्स्ट कहा जा रहा है कि प्रतिरोध क्या है। देखो, किसी भी पदार्थ का एक गुण होता है जो विद्युत धारा को क्या करता है? प्रवाह में क्या करता है? रुकावट करता है। धारा के प्रवाह में क्या करेगा? रुकावट करेगा, यानी कि विद्युत धारा के प्रवाह में क्या करता है? रुकावट करता है। इसी को प्रतिरोध कहा जाता है। ये जो प्रतिरोध होता है, ये क्या होता है? इसके जो लंबाई होता है ना, जैसे ये क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल के कैसा होता है? बताओ, इस क्षेत्रफल के कैसा होता है? लंबाई के तो आपका क्या होता है? विद्युत का मानक समानुपाती। बताओ, ये जो होता है जैसे आर्य बटा क्या होता है? एल होता है। ये आपका लंबाई के समानुपाती, लेकिन क्षेत्रफल के क्या होता है? विद्युत क्रमानुपाती होता है। यही आपका क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। अगर इसका इक्वेशन निकालेंगे तो आर बराबर क्या आ जाएगा पता है आपको? रो ए बटा एल आ जाएगा। क्या हो जाएगा? रो ए, ठीक है, रो ए बटा एल। इस प्रकार से आपका आ जाएगा। इसको अगर निकालिएगा तब, क्योंकि लंबाई और क्षेत्रफल में इसमें संबंध होता है। लंबाई के कैसा होता है, क्षेत्रफल के कैसा होता है, बाकी वो देख चुके हैं। और ये आपका दो गो इलेक्ट्रोड है, ठीक है। ये क्या है? ये दो गो आपको जो देख रहा है प्यारे बच्चों, ये आपका क्या है? इलेक्ट्रोड है। क्या है? दो गो आपका इलेक्ट्रोड है। इस बात को याद रखना। चलो आ जाओ यहाँ पर। यहाँ पर देखो, चालकता क्या? देखो, किसी भी चालक के प्रतिरोध, जैसे कोई भी चालक है, ठीक है, कोई भी चालक है, उसका प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होगा वो आपका चालकत्व कहलाएगा। जैसे प्रतिरोध बढ़ा है तो उसी का व्युत्क्रम यहाँ पर आपका है, ठीक है। यही आपका चालक की चालकता कहलाता है। जैसे प्रतिरोध को R से सूचित कर रहे थे, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? 1/R से हम लोग सूचित करेंगे। क्या करेंगे? 1/R से इसको सूचित करेंगे। यही आपका क्या हो जाएगा? चालकता हो जाएगा। इसका मात्रक जो हो जाएगा ओम इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका जो मात्रक हो जाएगा इनवर्स हो जाएगा, ओम इनवर्स, ठीक है। ओम इनवर्स इसका क्या हो जाएगा? मात्रक, ठीक है। हर हाल में कर लीजिएगा। ये सब क्वेश्चन जितना करवा रहे हैं क्योंकि पूछे जाएंगे, और कुछ बेसिक क्वेश्चन भी इसमें डाल दिया गया है। विशिष्ट चालकत्व क्या है? तो विशिष्ट चालकत्व होता क्या है? विशिष्ट चालकत्व का मतलब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ठीक है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि एकांक लंबाई तथा अनुप्रस्थ, एकांक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। यहाँ पर आपको दिख रहा है एकांक लंबाई, ठीक है। यहाँ पर एकांक लंबाई, यहाँ पर एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। यहाँ पर एकांक माने एक लंबाई तथा एक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वाले इलेक्ट्रोड से मुक्त हुए सेल का प्रतिरोध। इससे जो सेल का जो मुक्त होगा, मतलब कि इस पर जो सेल का जो मुक्त जो प्रतिरोध होगा, इसी को विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे। यानी कहने का मतलब इसका लंबाई जो दिया गया है और इसका क्षेत्रफल जो दिया गया है, इसको हम लोग एकांक एक मान लेंगे, ठीक है। इसका लंबाई और क्षेत्रफल, तो ये जो आपका हो जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशिष्ट प्रतिरोध हो जाएगा। जैसे विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र होता है, क्या होता है? रोए बटा आर, रोए इंटू क्या होता है? रोए इंटू बटा में एल होता है, ठीक है। आर बटा एल, ठीक है। यहाँ पर क्या होना चाहिए? आर। अच्छा, आर बराबर दिया गया रो इंटू एल। ये आपका जो है विशिष्ट प्रतिरोध के लिए होता है। यहाँ पर आप लोग 1 सेंटीमीटर इसको मान लेंगे, ठीक है। 1 सेंटीमीटर यहाँ से अगर मान लेंगे आप लोग किसको? रो को, ठीक है। यहाँ पर आपका 1 सेंटीमीटर लंबाई को मान लिया जाए और एरिया को आपको 1 सेंटीमीटर मान लिया जाए, तो ये फार्मूला जो आर बराबर है क्या है? आपका रोए बटा एल। यहाँ पर अगर पुटअप करेंगे तो आपका प्रतिरोध का जो मान निकल जाएगा आर बटा एल निकल जाएगा, जिसका मात्रक ओम से हो जाएगा। यानी कहने का मतलब इस यहाँ पर एकांक मान लेंगे कितना? एरिया और लंबाई का, तो यहाँ से आपका जो प्रतिरोध था उससे हमको निकल जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध। क्योंकि यहाँ पर आपका क्या कहते हैं? एकांक लंबाई, एकांक माने एक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एक होगा। तो इससे इलेक्ट्रोड मुक्त सेल का जो प्रतिरोध होगा इसी को विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे। तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पर प्रतिरोध में जो है हम लोग लंबाई को एल मान लेंगे, 1 सेंटीमीटर मान लेंगे। ये आपका लंबाई जो एरिया है इसको एक मान लेंगे। इसको अगर एक मान लेंगे तो पी जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये आपका रो हो जाएगा, ठीक है। पी नहीं आपका वो रो है, दिख रहा है पी आपको। आर्य बटा एल हो जाएगा, जो कि ओम से में इसको कहा जाता है, इसका मात्रक, ठीक है। चलो याद रखना ओम से में।
चलो आ जाओ, यहाँ पर कहा जा रहा है विशिष्ट चालकत्व क्या है। देखो विशिष्ट चालकत्व क्या है, ये क्वेश्चन ध्यान देना। देखो विशिष्ट चालकत्व यानी कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व कहा जाता है। इसको भी थोड़ा देख लीजिए, यानी कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व कहा जाता है। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध का उसके व्युत्क्रम को क्या कहेंगे, विशिष्ट चालकत्व कहेंगे। यानी कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध जो होगा, यानी कि कोई भी चालक होगा, किसी भी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। इनमें चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा उसके उल्टा को, यानी कि इस उल्टा को विशिष्ट चालकता कहा जाएगा। यानी कि कोई विशिष्ट प्रतिरोध है, ठीक है, उसके उल्टा को हम लोग क्या कहेंगे, विशिष्ट चालकत्व कहेंगे। यही आपका कहा जा रहा है, इसको जो है कप्पा से सूचित करते हैं। यानी कि चालक का विशिष्ट प्रतिरोध मान लीजिए आपका क्या है, कप्पा बराबर क्या हो जाएगा, 1/रो हो जाएगा। क्यों 1/रो हो जाएगा, पता है, क्योंकि आपको पता है ये रो जो है प्यारे बच्चों विशिष्ट प्रतिरोध है, और इसमें कहा जाए विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, तो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम यानी कि आपका क्या हो जाएगा, 1/रो हो जाएगा। रो कहे तो आपका क्या, विशिष्ट प्रतिरोध। और विशिष्ट प्रतिरोध को विशिष्ट चालकत्व कहा गया है, यानी कि कहा गया कि किसी विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व कहेंगे। तो विशिष्ट प्रतिरोध आपका रो था, इसका व्युत्क्रम आपका क्या कहलाएगा, विशिष्ट चालकत्व कहलाएगा। ये आपका हो जाएगा, और इसका मात्रक उल्टा हो जाएगा। जैसे विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम से मिटा, तो इसका मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स सीएम इनवर्स, यानी कि उसका उल्टा है, तो इसमें काम भी इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। चलिए चलिए बहुत बढ़िया, पीडीएफ अपडेट कर देंगे प्यारे वेबसाइट एप्लीकेशन में। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है लेकिन हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि सेल स्थिरांक क्या है। किसी सेल के दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, जैसे यहाँ पर क्या है, दो सेलों के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा इसका अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है, इसके अनुपात को सेल स्थिरांक कहा जाता है। ध्यान से देखिएगा, किसी सेल के दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, दो इलेक्ट्रोड आपको दिख रहा है, एक दो इलेक्ट्रोड दिख रहा है, इसके बीच की दूरी क्या है, दूरी एल, तथा इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा, एक के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे, यानी कि इसके होगा किस चालक के क्या है, किस सेल के दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी एल तथा इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एक के अनुपात को हम लोग सेल स्थिरांक कहेंगे। यानी इसको एक से सूचित किया जाता है, एल बटा ए इसका सूत्र हो जाएगा। इसको किससे सूचित किया जाता है, एक से सूचित किया जाता है, तो एल बटा ए इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एल बाई ए हो जाएगा। इसको जरूर याद रखना, एल बाई ए देख लो कहां पर दिया गया आपका। चलो यहाँ पर एक्स बराबर एल बाई ए जो दिया गया, यहाँ से आपका हो जाएगा। ठीक है प्यारे, चलो ये आपका हो गया एक्स बराबर एल बाई ए, यानी कि ये क्या है, एल क्या है, तो आपका इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा ए आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। इसी को हम लोग, इसका जो मात्रक होता है ओम इनवर्स होता है, सीएम इनवर्स होता है। ठीक है, इसका जो मात्रक होता है सीएम इनवर्स, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं इसका नाम, यहाँ से आप मीटर निकाल सकते हैं, इस प्रकार से निकाल सकते हैं इसका मात्रक भी। ठीक है, तो आराम से आपका हो जाएगा। चलो आ जाओ, यहाँ पर देखो वैद्युत अपघट्ट क्या है। देखो वैद्युत अपघट्ट क्या है, वे यौगिक जो पिघली अवस्था में विद्युत के क्या होता है, पिघली अवस्था में विद्युत का क्या होता है, कुचालक होते हैं, क्या होता है, ये आपका वैद्युत अपघट्ट यूरिया क्लोरोफॉर्म जो जगह, ये क्या हो गया, पिघली अवस्था में क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। देखो विद्युत धारा क्या है, किसी चालक से इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह, जो कोई भी चालक होगा, किसी भी चालक से इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह जो होगी विद्युत धारा कहलाएगी। किसी भी चालक में इलेक्ट्रॉनों से किसी भी चालक से इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह होगा, ठीक है, इसमें जो प्रवाह होगा इसी को विद्युत धारा कहा जाता है। लेकिन ये परिभाषा सटीक नहीं है, उतना खास नहीं है, ये परिभाषा आप लोग याद रखिएगा। किसी चालक तार से एकांक समय में, किसी चालक तार से एकांक माने एक समय में, ठीक है, समय में जितना आवेश प्रवाहित होता है उसे हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। देखिए किसी चालक से, ठीक है, एकांक समय का मतलब क्या है, एकांक समय टी में जो 200 धारा प्रवाहित होगा इसी को हम लोग क्या कहेंगे, जो आपका आवेश प्रवाहित होगा एकांक समय में, एक समय में जो आपका कोई भी आवेश प्रवाहित होगा इसी को हम लोग विद्युत धारा कहेंगे। और इसका अगर बढ़िया से करना चाहे तो कूलम प्रति सेकंड में निकाल सकते हैं, जो कि 1 एम्पीयर के बराबर हो जाएगा। आवेश का मात्रक कूलम और टाइम का मात्रक सेकंड, तो ये कूलम प्रति सेकंड, यानी कि प्रति सेकंड यदि 1 कूलम प्रवाहित होता है तो उसको 1 एम्पीयर कहते हैं, और विद्युत धारा का मात्रक 1 एम्पीयर ही होता है। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है विद्युत धारा की परिभाषा, तो किसी चालक तार से एकांक समय में जो आवेश प्रवाहित होगा, एकांक समय में जो आवेश प्रवाहित होगा इसी को हम लोग विद्युत धारा कहेंगे। ये आपका फार्मूला हो गया I बराबर क्यू बाई टी, और इसका जो मात्रक हो जाएगा कूलम प्रति सेकंड, यानी कि 1 एम्पीयर जो फार्मूला हो जाएगा कूलम प्रति सेकंड हो जाएगा। ये आप लोग देख लीजिए, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, चलो चलो बहुत बढ़िया, याद कर लो। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है।
ठीक है, यहाँ पर देखो आयनिक चालकता ठीक है, यहाँ पर देखो आयनिक चालकता विद्युत अपघटनीय चालकता क्या है, तो आयनों के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होता है, जिसे विद्युत अपघटनीय चालकता कहते हैं। आयनों के कारण जो विद्युत धारा प्रवाहित होता है, इससे को विद्युत अपघटनीय चालकता कहते हैं। चलो यहाँ पर ये इसका मात्रक जो देगा सीमेंस हो देगा। आयनिक चालकता को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन से हैं, तो देखिए यहाँ पर जो ताप बढ़ाने पर आयनिक चालकता का मान बढ़ता है, क्योंकि ताप बढ़ने से आयनों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी कि ताप बढ़ाएंगे तो आयनिक चालकता बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, आयनों की संख्या इंक्रीज करता है। ताप बढ़ाने से धात्विक चालकता का मान बढ़ता है, क्योंकि आयनिक चालकता का मान बढ़ता है, यानी कि ताप इसका बढ़ाएंगे तो चालकता का मान घटेगा, क्योंकि इससे क्या होगा, आयनिक चालकता का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, धात्विक चालकता का मान घटता है ताप बढ़ाने से, लेकिन आयनिक आयनिक चालकता का मान बढ़ता है, सब ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। श्यानता श्यानता बढ़ाने से विलयन की चालकता का मान बढ़ता है। ठीक है, और विलयन की प्रकृति अलग अलग पदार्थों के चालकता अलग अलग होती है, ये विलयन की प्रकृति हुई। और तानुता के बाद के तानुता बढ़ाने विलयन की आयनिक चालकता का मान बढ़ता है। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, आयनिक चालकता के कुछ क्या हो गए, प्रभावित करने वाले कारक हो गए। ठीक है, याद कर लेना ये सब क्वेश्चन। चलो आ जाओ, तुल्यांक चालकता क्या है, देखो वैद्युत अपघट्य की 1 ग्राम में, ध्यान दीजिएगा, ये कोई वैद्युत अपघट्य आपका, ठीक है, ठीक है, ये आपका क्या वैद्युत अपघट्य है। ठीक है, ये क्या आपका वैद्युत अपघट्य है। अगर इसमें वैद्युत अपघट्य की बात करें, वैद्युत अपघटन के 1 ग्राम तुल्यांकीय भार द्वारा, ठीक है, 1 ग्राम इसमें क्या डाला जाता है, तुल्यांकीय भार डाला जाता है। 1 ग्राम तुल्यांकीय भार, मान लो NaCl इसमें डाला गया, ठीक है, NaCl आपका डाला गया, NaCl डाला गया 1 ग्राम तुल्यांकीय भार, तो इसमें दिए गए कुल कुल आयनों की संख्या, यानी कि कुल आयनों की, ठीक है, यानी कि ये तुल्यांकी है, तो कुल आयनों की संख्या जो होगी, इसमें कुल आयनों की संख्या, तो जो कुल आयनों की संख्या होगी, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, तुल्यांकीय चालकता कहेंगे। विद्युत अपघटन के 1 ग्राम तुल्यांकीय भार में, यहाँ पर ध्यान देना, ये आपका तुल्यांकीय भार है, तो 1 ग्राम तुल्यांकीय भार में, ठीक है, 1 ग्राम तुल्यांकीय भार में जो बिलियन में थे कुल आयनों की जो चालकता होगी, यानी कि जैसे कि ये बिलियन है प्यारे बच्चों, तो इसमें क्या, इस बिलियन में आपका क्या हो रहा है, इस बिलियन में 1 ग्राम तुल्यांकीय भार को घोल दिया गया है। जैसे 1 ग्राम मान लीजिए आपका NaCl सोडियम क्लोराइड इसमें घोला गया है, तो इसकी जो कुल आयनों की जो चालकता होगी, इसकी जो आयन जो होगा, इसमें जो पूरा आयन होगा, इसकी जो चालकता, जो इसमें आयनों की जो चालकता है, इसी को हम लोग कहेंगे आयनिक चालकता, क्या कहेंगे, तुल्यांकीय चालकता कहेंगे। इसको लैम्डा इक्विवेलेंट से सूचित करता है, इसका फॉर्मूला देख लीजिए, लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर K गुना 100 बटा में N। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा तुल्यांकीय चालकता। और ये आपका N की बात करते हैं, आपका नॉर्मलता होता है। ठीक है, क्या है नॉर्मलता, ये आपका नॉर्मलता हो चुका, समझ में आया कि नहीं, किसी भी बिलियन में, ठीक है, किसी भी सॉरी किसी भी विद्युत अपघटन किया जाता है, तो 1 ग्राम तुल्यांकीय भार को, तो उसमें जो आयनों की जो चालकता होगी, उसी को हम लोग कहेंगे तुल्यांकीय चालकता। मेन फंडा यहीं पर है, 1 ग्राम तुल्यांकीय भार घोरा जाएगा तो ये आपका कहलाएगा। देखो अब यहाँ पर मोलर चालकता या आणविक चालकता में वही बात हुआ, विद्युत अपघटन के 1 मोल बिलियन में घोले कुल आयनों की चालकता। अब इसमें क्या, इसमें 1 मोल है, उसमें क्या था, 1 ग्राम क्या था, 1 ग्राम तुल्यांक था, लेकिन इसमें क्या 1 मोल है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो 1 मोल है, तो वही वाला परिभाषा हो जाएगा, फिगर भी वही वाला रहेगा, बस अंतर 1 मोल का है, क्योंकि मोलर चालकता पूछा रहा है, तो यहाँ आणविक चालकता पूछ रहा है, बस अंतर थोड़ा चीज का ही है। ठीक है, यहाँ पर वैद्युत अपघटन किया जाता है, ठीक है, विद्युत अपघटन किया जाता है, तो 1 मोल द्वारा जो बिलियन में कुल आयनों की चालकता है, इसमें 1 मोल को क्या कहता है, घोला जाता है, 1 मोल को क्या कहता है, घोला जाता है, तो इसके कारण जो बिलियन की चालकता होगी, उसी को इसके कारण जो बिलियन की जब चालकता हो, इनकी जो चालक हो जाएगी इसके बिलियन के अंदर 1 मोल के कारण, उसी को मोलर चालकता कहा जाता है। और इसके पहले तुल्यांक चालकता क्या था, 1 ग्राम तुल्यांक था, क्या था, तुल्यांक चालकता में 1 ग्राम तुल्यांक था, और यहाँ पर आप लोग देखोगे तो 1 ग्राम यहाँ पर खाली 1 मोल है, तो इसी आयनिक चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। इसे लैम्डा एम से सूचित किया जाता है, जिसका फॉर्मूला लैम्डा बराबर K गुना 1000 बटा M होता है। इसे जहां पर K आपका क्या विशिष्ट चालकत्व है, M आपका मोलर सांद्रता या मोलरता कह सकते हो। ठीक है, मोलरता। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर मोलर चालकत्व की जो इकाई होता है ओम इनवर्स सीएम के पावर माइनस सॉरी सी का ओम इनवर्स सीएम मोल इनवर्स होता है। ठीक है, बाकी वीडियो में बताएं कैसे इसका मात्रक निकलता है। तो यहाँ पर आपका क्या है, आपका परिभाषा क्या है,
कोलराउस का नियम। तो किसी विलयन की चालकता ज्ञात करने के लिए कोलराउस ने एक नियम दिया जिसे कोलराउस का नियम कहता है। किसी भी विलयन की चालकता मान लीजिए ज्ञात करना है, तो दो मानों के योग के बराबर हो जाता था, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। यानी कि किसी भी विलयन की हमको चालकता ज्ञात करना है, कंडक्टिविटी ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कोलराउस ने दिया उसी नियम को कोलराउस का नियम कहते हैं। इस पर क्या होता है, अनंत तनुता पर, यानी कि अनंत तनुता का मतलब क्या हुआ बताओ, लैम्डा जो होता है प्यार में, तो अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर क्या है, अनंत तनुता यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर किसी विलयन की मोलर चालकता दिए गए, किसी विलयन की मोलर चालकता दिए गए दो मानों के योग के बराबर होता है। दो मानों के योग का मतलब क्या होगा, एक पॉजिटिव मान हो गया एक नेगेटिव मान हो गया, ठीक है। एक पॉजिटिव हो गया एक नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये आपका जो हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका मोलर चालकता हो जाएगा। यानी कि किसी भी विलयन की चालकता ज्ञात करने के लिए कोलराउस ने एक नियम दिया जिसे कोलराउस का नियम कहा जाता है। यह अनंत तनुता पर दो मानों के योग के बराबर होता है, पहला धनायन तथा दूसरा ऋणायन, और फार्मूला आपका यही काम करेगा। और ये क्वेश्चन जो है आपके 5 नंबर में पूछा जाता है। याद रखना, किसी भी विलयन की चालकता ज्ञात कर रहे हैं, ये दो मानों के योग के बराबर होगा, एक धनायन होगा एक ऋणायन होगा। तो इस बात को याद रखना है, बहुत ईजी है। और ये दो मान धनायन तथा दूसरा ऋणायन होता है, देख सकते हो फिगर के माध्यम से मैंने आपको दे दिया है। चलो देखो, कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग देख लो। कोलराउस के नियम ज्ञात करने क्या, वियोजन की मात्रा ज्ञात करने में, किसी दिए गए सांद्रता पर किसी विलयन की मोलर चालकता अनंत तनुता पर विलयन की मोलर चालकता का अनुपात वियोजन की मात्रा कहते हैं। और वियोजन की मात्रा ज्ञात करने में प्रबल वैद्युत अपघटन की सहायता से दुर्बल वैद्युत अपघटन की मोलर चालकता ज्ञात करना, और साथ में आल विलय के लवणों का विलेयता का ज्ञात करना, ये आपका क्या अनुप्रयोग है। इसको आप लोग याद रख सकते हो, एग्जाम में आपका पूछा जाएगा 5 नंबर में। चलो आ जाओ, यहाँ पर वैद्युत अपघटन क्या है। देखो, किसी भी यौगिक में अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, ठीक है, किसी भी चीज में अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, किसी यौगिक के विलयन की अवस्था में, किसी यौगिक के ठीक है, किसी यौगिक के विलयन की अवस्था में, जैसे विलयन की अवस्था है किसी यौगिक के, ये विलयन की अवस्था आपको दिख रहा है, ठीक है। इस विलयन की अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यौगिक को अपघटित करने की क्रिया वैद्युत अपघटन कहेंगे। इसमें जो जैसे धारा प्रवाहित करेंगे, तो किसी यौगिक को अपघटित करेंगे ना, किसी भी यौगिक, कोई भी यौगिक इसको अपघटित कर रहे हैं इसमें डाल करके, तो ये अपघटित करने की जो क्रिया है इसी को हम लोग वैद्युत अपघटन कहते हैं। और ये जो होता है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में पूछा जाता है। तो एग्जाम में पूछेगा कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है, तो याद रखना विद्युत अपघटन से। और विद्युत रासायनिक ऊर्जा को, ठीक है, विद्युत रासायनिक को विद्युत ऊर्जा में बदले उसको गैल्वेनिक सेल कहा जाता है। याद कर लो, ऑब्जेक्टिव में ये सब पूछा जाएगा कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला कौन होता है, तो विद्युत अपघटन सेल होता है, ठीक है। चित्रानुसार आप लोग देख सकते हो, अपचयन तथा अपघटन का परिष्करण भी दे। चलो आ जाओ, यहाँ पर आप लोग कैथोड एनोड दोनों इसमें था। देखो, विद्युत अपघटन के कुछ उपयोग देख लीजिए। तो पहला, रासायनिक यौगिकों के निर्माण करने में, तुल्यांकीय भार ज्ञात करने में क्या क्या था, विद्युत अपघटन का यूज किया था, इलेक्ट्रोलाइसिस का। चलो आ जाओ, यहाँ पर फैराडे का नियम देखो। तो वैद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थों की मात्रा प्रवाहित आवेश के कैसा होता है, समानुपाती होता है। किसी भी पदार्थ पर वैद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थों की मात्रा प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। मतलब कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो कि वैद्युत अपघटन की क्रिया है, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थों की मात्रा एम जो होता है, ये मात्रा जो होता है एम प्रवाहित क्या है, प्रवाहित आवेश के कैसा होता है, समानुपाती होता है। यानी कहने का मतलब है कि वैद्युत अपघटन की क्रिया होगी, तो उसमें वैद्युत अपघटन की क्रिया होगी, तो इलेक्ट्रोड थोड़ा था ना प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोड था, तो उसमें क्या था, इस पर जो मुक्त हुए पदार्थों की मात्रा, जो इसमें मुक्त पदार्थों की मात्रा थे, प्रवाहित जो मात्रा थे, इनकी प्रवाहित मात्रा क्या, एम जो होता है प्रवाहित आवेश के कैसा होता है, समानुपाती होता है। जितना मात्रा में आवेश प्रवाहित करेंगे उसके समानुपाती होगा। तो यहाँ पर एम बराबर क्यू आई टी लगा, क्योंकि आपको पता है फिजिक्स में पढ़े हो, यहाँ पर आपका क्यू बराबर क्या फॉर्मूला होता है, क्यू बराबर आई टी आपका फॉर्मूला होता है, ये आप लोग फिजिक्स में पढ़ते आ रहे हो। तो एम बराबर क्यू आई टी का फॉर्मूला लग जाएगा। और यहाँ पर हम समानुपाती हटाएंगे तो जेड एक स्थिरांक जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, यहाँ पर आपको जो समानुपाती देखा एम समानुपाती आई टी, तो यहाँ पर जो एम है ना समानुपाती की जगह हम लोग क्या जोड़ेंगे, जेड एक कांस्टेंट जोड़ेंगे। और ये जेड जो होगा क्या होगा, तो आप लोग याद रखना, ये आपका जेड एक नियतांक है, जिसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहेंगे। और इससे आपका परिभाषा निकल जाएगा विद्युत रासायनिक तुल्यांक का, ठीक है।
तो देखिए इसको कैसे करना है, इलेक्ट्रॉन पर मुक्त हुए पदार्थों की मात्रा, ठीक है, यहाँ पर आपका क्या एम जो है प्यारे बच्चों, ये इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थों की मात्रा है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रोड था प्यारे बच्चों, ये क्या था, इलेक्ट्रोड था, इसमें इसमें क्या था, एक इस प्रकार से आपका इलेक्ट्रोड था, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थों की मात्रा जो है वो आपका एम है, और फिर यह क्यू जो है इसमें प्रवाहित आवेश है जिसके समानुपाती है, ठीक है। और यहाँ पर आपका टी क्या है, समय है, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या था फॉर्मूला, क्यू बराबर आई टी फॉर्मूला होता है, फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे, केमिस्ट्री में पढ़ना है, क्यू बराबर आई टी यानी कि धारा गुना समय होता है, धारा कितना बल प्रवाहित हुआ कितने समय में, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये आपका इसका फॉर्मूला होता है क्यू बराबर आई टी का, वही फॉर्मूला लगाया तो क्यू की जगह आई टी आया, फिर यहाँ पर समानुपाती की जगह जेड जुड़ा, जो जेड है आपका क्या है, एक नियतांक है जिसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहा जाता है, जेड क्या है, एक नियतांक है, कांस्टेंट है, जिसे विद्युत क्या कहा जाता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहा जाता है। अब आपका परिभाषा बन जाएगा, देखो कैसे, देखो यहाँ पर आपका परिभाषा बन जाएगा, ये टी, देखो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर परिभाषा को देखना कितना आसान हो जाएगा, दिख रहा है ना आप लोग को, बताइए ऊपर वाला दिख रहा है, एम्बर जेड आई टी, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इस पर आप लोग फोकस कीजिएगा, कैमरामैन फोकस करेंगे एम्बर जेड आई टी पर, यहाँ पर टी अगर 1 सेकंड मान लिया जाए, टी जो है आपका 1 सेकंड मान लिया जाए, और ये जो यहाँ पर एक जो है इसको 1 एम्पियर यानी कि आई जो है 1 एम्पियर मान लिया जाए, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एम बराबर जेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एम बराबर जेड हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर टी जो है प्यारे बच्चों, टी जो आपका टाइम है उसको 1 मान लिया जाए, और 1 एम्पियर जो आई है उसको 1 एम्पियर मान लिया जाए, तो एम बराबर क्या आ जाएगा फॉर्मूला बताओ, एम बराबर जेड हो जाएगा, यानी इससे आपका परिभाषा निकल गया विद्युत रासायनिक तुल्यांक का। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि विद्युत अपघटन की क्रिया में यदि 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित होगा तो जो प्रवाहित मात्रा होगी उसी को विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर जितने जो उसको आपका मात्रा प्रवाहित होगा उसी को विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहेंगे। नहीं समझ में आया, देखो यहाँ पर आपका क्या है, टी आपका 1 सेकंड मान लिया गया है, ठीक है, और यहाँ पर आपको जो ये आपका जो आई दिख रहा है ये आपका 1 मान लिया गया, ठीक है, 1 एम्पियर, ठीक है, यहाँ से आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फिर एक आपका एम बराबर जेड आपका फॉर्मूला हो जाएगा, जेड आपको पता है स्थिरांक है, कांस्टेंट है, तो ये आपका कांस्टेंट है, तो यहाँ से आप लोग देखो एम बराबर जेड हो गया, यानी इस प्रकार कहा जाता है कि वैद्युत अपघटन की क्रिया में यदि 1 सेकंड में यदि 1 कूलम प्रवाहित किया जाता है इलेक्ट्रोडों पर मुख्य पदार्थों की मात्रा विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाएगा, क्या कहलाएगा, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाएगा। ये भी आपका क्रिया है। चलो आ जाओ दूसरा नियम देखो, देखो जब दो या दो से अधिक वैद्युत अपघट लेते हैं, देखो दो वैद्युत अपघट एक दूसरे से श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, यानी कि दो वैद्युत अपघट क्या होता है, इसमें हम लोग श्रेणी क्रम में हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है, दो वैद्युत अपघट को एक दूसरे से श्रेणी क्रम में समझो जोड़ा जाता है, ठीक है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनसे समान प्रबलता की धारा समान समय तक प्रवाहित होता है, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थों की मात्रा विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है, यानी कि दो प्रकार का क्या है, बीकर है, ठीक है, ये श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो दो को मात्रा होगा E1 E2 हो जाएगा, और ये आपका जो है प्यारे बच्चों क्या प्रवाहित मात्रा के क्या है तुल्यांकीय के समानुपाती होता है, यानी कि M1 जो होगा प्यारे बच्चों ई समानुपाती होगा ई के, और ये आपका ये वाला दूसरे के समानुपाती होगा, दो को बीकर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा M2 समानुपाती हो जाएगा E2 का, समीकरण 1 दो से भाग करेंगे, बाकी यहाँ पर देख सकते हो समीकरण 1 2 को भाग करेंगे तो आपका इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, गुना भी कर सकते हैं, त्रिया गुना, ठीक है, यहाँ से कर सकते हैं एम बराबर जेड आई टी। अच्छा एम का मान रखा गया यहाँ पर, एम बराबर जेड आई टी यहाँ पर रखा गया, जो पहले इसका समीकरण 1 में मान निकला था, जैसे से नहीं पता होता पहला नियम एम बराबर जेड सी टी, एम बराबर जेड आई टी उसी का रखा है, अगर एम है तो यहाँ पर जेड आई टी था, तो यहाँ पर M1 है तो Z1 आई टी हो जाएगा, M2 है तो Z2 आई टी हो जाएगा, उसी प्रकार समीकरण 3 को हम लोग भाग करेंगे तो इस प्रकार से आपका प्राप्त हो जाएगा, ये आपका जेड इक्विवेलेंट आप लोग देख सकते हो, ये आपका पूछा जाता है, क्वेश्चन भी आया था कि इसमें जो होता है विद्युत जो होता है इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से संबंधित है, यानी कि फैराडे का दूसरा नियम किससे संबंधित है, तो इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से, यहाँ से आप लोग देख सकते हो ये आपका फैराडे का नियम से संबंधित है, ये आखिरकार आपका हो गया, यहाँ से आप लोग कट आउट भी कर सकते हैं, बाकी ये दूसरा नियम था। अब आ जाओ सेल क्या है, सेल एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, क्या करता है, सेल एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, ये आपका सेल कहलाता है, ठीक है। चलो ये आपका सेल होता है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करे। इलेक्ट्रोड क्या है, जब किसी धातु के क्षण को उसी धातु के विलयन में लगाया जाता है, ठीक है, जब किसी धातु का क्षण है
इसी विलयन में अगर डुबाया जाता है, ठीक है, जब किसी धातु के क्षण को इसी विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन वह क्या होता है, विलयन के सापेक्ष धन आवेशित या तो ऋण आवेशित हो जाएगा, ठीक है। तो विलयन के सापेक्ष क्या होता है, जब किसी विलयन को उसी क्षण में विलयन का सापेक्ष डालते हैं तो विलयन के सापेक्ष धन आवेशित या तो ऋण आवेशित हो जाएगा, जिसमें क्या हो जाए, जिसके कारण विलयन में समान मात्रा में आवेश उत्पन्न हो जाएगा, जिसे हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रो, क्या कहेंगे, ऐसे क्षण को इलेक्ट्रोड कहते हैं। इनके ध्यान आवेशित ऋण आवेशित होगा, इसको हम लोग इलेक्ट्रोड कहेंगे जब एक ही विलयन में डालेंगे तब। देखो इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, देखो दोनों क्षार के बीच विभव उत्पन्न हो जाता है, ये आपका इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इनके इलेक्ट्रोड का परिभाषा आप लोग समझ गए, तो इलेक्ट्रोड विभव में बस यही है कि दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभव उत्पन्न हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखो कि जब किसी धातु के क्षण को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाते हैं, जैसे कोई भी धातु है प्यारे बच्चों, इस धातु को इसी विलयन में हम लोग डुबाएंगे तो क्या हो जाता है, विलयन के सापेक्ष धन आवेशित या तो ऋण आवेशित हो जाएगा। जो दोनों इलेक्ट्रोड था ना, उसको क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच क्या हो जाता है, एक विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण विलयन और क्षार के बीच एक खाली आपका रहेगा इलेक्ट्रोड, ठीक है। उस विलयन में क्या होता है, क्षार के बीच एक विद्युत विभव उत्पन्न हो जाता है, इसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। या तो बोल सकते हैं धातु तथा क्षार के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। विभवांतर विभव समझो एक यहाँ पर हो जाता है केमिस्ट्री में, यहाँ से ई से सूचित किया जाता है, ऐसे विभवांतर। चलो आ जाओ, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस पर 1 एम सांद्रता पर लवण को विलयन को धातु में डुबोया जाता है, तब जो विभव उत्पन्न होता है, जो उस मानक विभव को हम लोग इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, इसे ई नॉट करते हैं, ठीक है। मानक इलेक्ट्रोड विभव पूछने वाला क्वेश्चन था, करवा दिए हैं। विद्युत रासायनिक सेल क्या है, देखो यह एक ऐसा सेल है जो ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जिसे गैल्वेनिक सेल भी कहा जाता है। याद रखना, ये जो आपको दिख रहा है इसे हम लोग गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं, कहीं नाम नहीं दिया हुआ है। और गैल्वेनिक सेल में 2 बेकर की आवश्यकता होती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल। एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि गैल्वेनिक सेल में आइनोड होता है, बताओ आइनोड कैसा होता है, कैथोड होता है, कैनोड होता है, कमेंट करना, क्योंकि पढ़ा रखे पहले भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है। तो विद्युत रासायनिक सेल एक ऐसी व्यवस्था जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। सेल के अंदर इलेक्ट्रोड से एनोड होता है, इसमें जो सेल के अंदर जो होता है इलेक्ट्रोड, कैथोड से एनोड होता है, जबकि सेल के बाहर इलेक्ट्रोड से कैथोड होता है। इस प्रकार से आपका ये काम होता है। यहाँ से देख सकते हो तांबा का इलेक्ट्रोड यहाँ लगा हुआ है, यहाँ पर जस्ता का लगा हुआ है, जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट का घोल घोला हुआ है, जिसमें साल्ट ब्रिज, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसको क्या बोला जाता था, यू आकार के कांच की नली, जिसे हम लोग क्या नाम बोलते थे, ठीक है, नाम भूले, क्या बोलते हैं, जो यू आकार के कांच की नली होती है, ठीक है, हाँ क्या बोल, लवन सेतु, हाँ लवन सेतु, इसको हम लोग साल्ट ब्रिज को क्या बोलते हैं, लवन सेतु ही बोलते हैं, ठीक है, लवन सेतु। जो ये आपका पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है, इसी को लवन सेतु कहा जाता है, जो यू आकार के कांच की नली होती है, ठीक है। इस साल्ट ब्रिज भी कहा जाता है। वोल्ट मीटर यहाँ से जोड़ दिया गया है, ठीक है, नियंत्रण करने के लिए, ठीक है, ये बनाए रखने के लिए संतुलन को, ये आपका होता है। तो ये आप लोग देख सकते हो, मेन टॉपिक आपको यही समझना है, इसके बेसिक के बारे में। विद्युत रासायनिक सेल और अपघटनीय सेल में अंतर देख लो। देखो विद्युत रासायनिक सेल में क्या होता है, ये विद्युत रासायनिक सेल में बताया कि विद्युत ऊर्जा को क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत अपघटनीय सेल क्या था, ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलेगा। इसको हम लोग गैल्वेनिक सेल भी कह सकते हैं, रासायनिक सेल को। देखो इसे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा विद्युत का उत्पादन किया जाता है, और इसमें जो विद्युत अपघटन में धारा प्रवाहित किया जा रहा था, ठीक है, इसमें क्या था, धारा प्रवाहित किया जा रहा था विद्युत अपघटन सेल में। देखो यहाँ पर अलग अलग बीकर की आवश्यकता होती है, सही बात है। इसमें था प्यारे बच्चों क्या था, इसमें अलग अलग बीकर की आवश्यकता होती थी, ठीक है, इसमें अलग अलग बीकर की आवश्यकता, जिसमें इसमें एक ही बीकर की आवश्यकता है। थोड़ा अंतर जो है उल्टा पुल्टा का लिखा गया, देखिए एक बार, विद्युत अपघटन से, अच्छा गैल्वेनिक सेल, हाँ ठीक है देखा हुआ है। इसमें तो प्यारे बच्चों क्या है, इसमें अलग अलग बीकर की आवश्यकता होती है, ठीक है, ये आपका गैल्वेनिक सेल है। गैल्वेनिक सेल में अलग अलग बीकर, हाँ इसमें अलग अलग बीकर की आवश्यकता होती है, देख सकते हो गैल्वेनिक सेल यानी कि विद्युत रासायनिक सेल, ठीक है, इसमें अलग अलग बीकर की आवश्यकता होती है, सही लिखा हुआ है। विद्युत रासायनिक सेल अलग अलग बीकर की आवश्यकता होती है, जैसे जबकि इसमें दोनों इलेक्ट्रोड जो था एक ही विलयन में था कि नहीं, इस प्रकार से विलयन था तो दोनों इलेक्ट्रोड इसी में था। और अभी हम आपको बताएं गैल्वेनिक सेल, जिसमें दोनों में अलग अलग बीकर की आवश्यकता होती थी, इसमें दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग विलयन में डूबा रहता है, क्योंकि इसमें 2 बीकर की आवश्यकता है, तो 2 इलेक्ट्रोड अलग अलग विलयन में डूबा रहता है, जबकि इसमें है कि दोनों इलेक्ट्रोड जो था एक ही विलयन में डूबा रहता है, ठीक है।
याद रखना। इसमें लवण सेतु की आवश्यकता पड़ती है। देखो इसमें लवण सेतु की आवश्यकता पड़ती है, इसके संतुलन वगैरह इसको टूटने फूटने से बचाने के लिए। यहाँ पर देख सकते हो क्या लवण सेतु की इसमें आवश्यकता पड़ती है। रासायनिक सेल जिसे गैल्वेनिक सेल कहा जाता है, जबकि जो आपका विद्युत अपघटनी सेल है इसमें जो है आपका लवण सेतु की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें लवण सेतु की आवश्यकता यानी कि एसपीएम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। देखो यहाँ पर जो होता है इसमें ध्यान ध्रुव कैथोड होता है और ऋण ध्रुव एनोड होता है, जबकि आपका अपघटनी सेल था इनमें ध्यान ध्रुव एनोड और ऋण ध्रुव आपका कैथोड होता है। ये आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, पहले एकदम याद कर लीजिएगा, हर एक क्वेश्चन को जितना करवा दे रहे हैं, ठीक है। चलो जो यहाँ पर लवण सेतु क्या, अभी हम आपको बताएं कि यूरिया करके एक कांच की नली होती है जिसमें केसिल में क्या होता है, जिलेटिन में से केसीएल का पेस्ट भरा होता है। इसके दोनों सिरों पर रुई का डार्ट लगा होता है। क्रिया विधि ये दोनों विलियन की उदासीनता को बनाए रखता है, यानी कि दोनों विलियन होता है प्यारे बच्चों, उदासीनता ये बनाए रखता है गैल्वेनिक सेल में, ठीक है। दोनों विलियन की उदासीनता जो होता है बनाए रखता है, ठीक है। दो विलियन को आपस में मिलने नहीं देता है, एकदम संतुलन बनाए रखता है। देखो विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, तत्वों के बढ़ते हुए मानक इलेक्ट्रोड का एक क्रम है, ठीक है। जो तत्वों की श्रेणी को दर्शाता है, यह श्रेणी एक प्राप्त होती है, इसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहा जाता है। इसकी विशेषता को देख लीजिए, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव में मैंने आपको करवा दिया है कि श्रेणी में तत्व ऊपर होते हैं, जैसे कि ये जो होते हैं अति क्रियाशील होते हैं। जो श्रेणी में ऊपर के तत्व है वो अति क्रियाशील होते हैं, और जो नीचे के तत्व है वो मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। श्रेणी क्रम में ऊपर से नीचे आने पर क्रियाशीलता घटती है, और जबकि यहाँ पर श्रेणी में ऊपर से ऊपर जाने पर इलेक्ट्रोड विभव का मान बढ़ता है। कल ही मैंने इसका ऑब्जेक्टिव भी थोड़ा बहुत करवाया था, ठीक है। लोहा यहाँ पर विभव का मान जितना कम होगा आयन उतना आसानी से बनेगा, ठीक है, ये आपका कहा जाता है। नेटेस्ट का समीकरण देखिएगा, तो नेटेस्ट का समीकरण के अनुसार यदि ताप T होगा, विद्युत विभव E होगा, तो इसके बीच जो क्या होगा, मानक इलेक्ट्रॉन मानक विभव जो होगा इन आउट होगा, और विलयन में धातु का आयन क्या होगा, Mn प्लस होगा। तो सांता के मध्य जो संबंध होगा इन टेस्ट का समीकरण कहलाएगा। ये फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर E नॉट माइनस 2.002 RT बटा में क्या NF, और लॉग क्या हो जाएगा M के पावर N प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग याद रखना फॉर्मूला वगैरह। और यहाँ पर देख लो E आपका विभव, E आपका इलेक्ट्रोड विभव है, और आपका गैस नियंत्रण का T आपका ताप प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन है। ये आप लोग याद रखना, क्योंकि आपके परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है प्यारे, हर हाल में याद कर लो। चलो प्राथमिक सेल क्या है, देखो 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 प्राथमिक सेल क्या होता है, एक बार यूज हुआ खत्म। देखो जिस बैटरी में रेडॉक्स अभिक्रिया केवल एक ही बार होती है, तब कुछ समय के बाद निष्क्रिय हो जाते हैं, इसे पुनः प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, ठीक है। जैसे कि कोई भी बैटरी है, जैसे रिमोट का बैटरी क्या है, इसको एक बार अगर यूज करें, या माइक का जो माइक है इसका एक बार बैटरी यूज हो गया तो दोबारा चार्ज नहीं हो सकता है। हम लोग का मोबाइल क्या है कि हमारा चार्ज हो जाता है, वो दूसरा आपका है, ठीक है, उसके बारे में बताएंगे। द्वितीयक सेल है, ये आपका प्राथमिक सेल होता है, इसमें क्या होता है, इसको केवल एक ही बार उपयोग लाया जा सकता है, दोबारा नहीं ला सकता। द्वितीय एक्शन में क्या है यार, बार बार चार्ज करो, जैसे लैपटॉप का बैटरी होगा कितने बार चार्ज कर दो, अपना बैटरी होगा इन्वर्टर उसको कितनी बार चार्ज कर दो। लेकिन ये सब जो मार्कारी, ये सब जो है माइक वाला रिमोट वाला, एक बार खराब हो गया था खत्म हो, लेकिन निश्चित समय के लिए यूज होता है, एक बार प्रयोग हुआ खत्म हो गया, लो समझो ऐसा होता है। तो ये आपका प्राथमिक सेल में जो होता है ये दो प्रकार का होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। लेकिन ये जो होता है एक बार प्रयोग हो गया दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता है, इसके लिए अलग से हम आपको वीडियो दे देंगे, ठीक है। एक लांचे का सेल, एक कांच के प्लास्टिक के जाल में बना हुआ एक सेल है, जिसमें सेल के अंदर क्षार का क्या होता है, सारंध्र होता है, जो कि कार्बन के क्षार सारंध्र को क्या रखता है, MnO2 के पूर्ण चूर्ण से आपका अमोनियम क्लोराइड का घोल भरा होता है, ठीक है। इसको बढ़िया से हम अपलोड कर देंगे, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था, अच्छे से इसको वीडियो को हम आपको दे देंगे, ठीक है। ईंधन सेल क्या है, ऐसा सेल जिसमें जीवाश्म ईंधन को जलाकर विद्युत का उत्पादन किया था, ईंधन सेल कहलाता है। यह ग्रेफाइट के दो छेदों के इलेक्ट्रोड में KOH के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के डुबा कर रखता है, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रवाहित करके ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का क्या करते हैं, उत्पादन किया जाता है। बाकी ये आपका चैप्टर खत्म हो गया प्यारे, ठीक है। ये वन शॉट रिवीजन के तौर पर लाए थे, और ये वीडियो को मैं दोबारा से अपलोड करना चाहूंगा प्यारे बच्चों, क्योंकि आपको पता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था। और जो विद्यार्थी नोट्स वगैरह नहीं लिया, ठीक है, इस नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट करके जरूर से लीजिए, हम आपकी पूरी तैयारी करवाएंगे, पूरा क्वेश्चन लगेगा। और सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम।